नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। बच्चों, इसके पहले हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था। कोई स्पेशल नहीं था कि किस में पढ़ रहे हैं, कॉमन टॉपिक था और विधियां क्या थीं, किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, और लिंग निर्धारण क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो इसमें ही बता दे रहे हैं लिंग निर्धारण क्या होता है। निर्धारण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अस्थाई कर देना, यानी कि फिक्स कर देना। मनुष्य के शरीर में लिंग का बनना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। भाई, जैसा लिंग बनेगा वैसा ही वो मनुष्य होगा। अगर उसमें नर जननांग बन जाएंगे तो वो नर कहलाएगा, और मादा बन जाएंगे तो वो मादा जननांग हो जाएंगे तो वो मादा कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए मनुष्य कैसा प्राणी है। इसका नाम क्या है? होमो सैपियंस। ये मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कॉपी में अपने तुरंत लिख लीजिए। ये कैसा होता है? एक लिंगी प्राणी होता है। देखो, प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही लिंग हो, चाहे वो नर हो और चाहे मादा के जननांग हो। तो नर जननांग होगा तो वो नर कहलाएगा, और मादा जननांग होगा तो मादा। और एक ही शरीर में नर और मादा दोनों जननांग होंगे तो वो उभयलिंगी कहलाएगा। तो तीनों प्रकार के समझ में आ गए कि एक लिंगी किसे कहेंगे? जिसमें या तो नर जननांग हो या मादा जननांग हो। द्विलिंगी किसे कहेंगे? जिसमें नर और मादा जननांग दोनों साथ में हो। ठीक है, इसको उभयलिंगी भी कहते हैं। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। तभी तो हम पहचान सकते हैं कि ये नर है और ये मादा है। क्यों नर है? क्योंकि इसमें नर के लक्षण दिख रहे हैं और इसमें मादा यानी फीमेल के लक्षण दिख रहे हैं। तो नर और मादा से जो बच्चे यानी जो संतानें पैदा होती हैं वो भी कोई ना कोई संतान नर या मादा ही होंगी। अब मान लो ये किसी के बच्चे के ये मम्मी पापा हैं, ये है मेल और ये है फीमेल। अब इनसे जो संतान होगी वो संतान क्या होगी? मेल होगी कि फीमेल होगी? मतलब लड़की होगा या लड़का होगा? तो इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण कब होगा? जब उस लड़के का शरीर का विकास हो रहा होगा, यानी भ्रूणीय विकास होगा, उसी समय उसका निर्धारण हो जाएगा कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, ये देखो, ये जो सिंबल होता है, इधर देख लो, ये सिंबल, इसको मेल का सिंबल कहते हैं, नर है। और ये सिंबल किसका होता है? मादा का, यानी फीमेल का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो भी संतानें हैं वो अपने माँ बाप से ही उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं? माँ बाप से निषेचन की क्रिया द्वारा। जो पुरुष होते हैं वो एक युग्मक बनाते हैं। पुरुष क्या होते हैं? एक युग्मक बनाते हैं, और उस युग्मक को कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म, यानी कि ये शुक्राणु बनाते हैं। और जो महिलाएं यानी कि जो स्त्री होती है वो ओवम बनाती है। ओम मतलब अंडाणु बनाती है। यही स्पर्म और ओम आपस में मिल जाते हैं। इसी के मिलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। तो पुरुष और स्त्री से जो युग्मक निकलते हैं स्पर्म और ओवम, ये मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं और एक कोशिका बनाते हैं जिसको कहते हैं जाइगोट। कौन सी कोशिका होती है? जाइगोट। देखिए जाइगोट ये एक कोशिका है, डिप्लॉइड कोशिका है, और इसी कोशिका से जीवन की शुरुआत होती है। यानी कि जो पूरा शरीर है वो इसी कोशिका से बनता है। तो जब जाइगोट बन गया निषेचन के द्वारा, मदर से क्या आया? ओवम, और फादर से आया स्पर्म। जाइगोट में आगे विभाजन हुआ तो जाइगोट एक ठोस गेंद जैसी संरचना बनाता है। तो इस ठोस गेंद को कहते हैं मारुला। धीरे धीरे यही मारुला और विकसित होता है तो ये खोखला हो जाता है, इसे कहते हैं ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला आगे विकसित होकर के एक त्रिस्तरीय संरचना बना लेता है जिसे कहते हैं गैस्टुला। गैस्टुला में आगे डेवलपमेंट होता है और एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, एक छोटे से बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसका जन्म हो जाएगा, और जन्म होने के पश्चात ही पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, जन्म होने के पश्चात पता चलेगा कि ये बालक कैसा है, नर है या मादा, मेल है फीमेल, पुत्र है या पुत्री। हालांकि पहले से भी पता कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये अवैध मानी जाएंगी। इसमें जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है जानकारी करने वालों को। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो ये लड़का हुआ
या लड़की हुई, तो हमें कैसे पता चला कि ये पुरुष है या स्त्री है? इसका पता हम कैसे निकालते हैं? इसके जननांगों के आधार पे। तो अगर इसके शरीर में वृषण है, मतलब टेस्टिस है, तो कह सकते हैं कि ये पुरुष है, यानी कि लड़का है। और अगर इसमें ओवरी है, अंडाशय है, मादा जननांग है, तो ये स्त्री होगी। यानी जननांगों के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि जो संतान है ये पुरुष है या स्त्री है। तो लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? जननांगों के आधार पर ही पुरुष और स्त्री होने को हम कह सकते हैं। तो ये जो जननांग होते हैं ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है लिंग गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंग गुणसूत्र नाम ही है, लिंग गुणसूत्र, लिंग बनाने वाला गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी संख्या हुई 46 गुणसूत्र। मनुष्य में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र कहाँ होते हैं? पूरे शरीर में होते हैं या किसी एक कोशिका में होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। आप लोगों ने कोशिका पढ़ी होगी 11th में। देखिए, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अरबों कोशिकाएं शरीर में होती हैं, तो अरबों केंद्रक होंगे, और सभी के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। और केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका में। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। और ये सभी किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। तो 46 का जोड़ा कितना हो गया? 23 गुणसूत्र हो गए। अब जो 23 जोड़े गुणसूत्र हो गए, इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दैहिक। दैहिक मतलब ये हुआ कि ये शरीर की सभी रचनाओं का निर्माण करते हैं, देह का निर्माण करते हैं सभी रचनाओं का, इसीलिए इनको दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो एक ही जोड़ा होता है। तो 22 जोड़ी हो गए दैहिक और एक जोड़ी हो गया लैंगिक। तो कितने हो गए? 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए। ये लैंगिक गुणसूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। मेल या फीमेल क्या बनना है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो जो मनुष्य है इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो हम गुणसूत्र देखते हैं कि इसमें जो गुणसूत्र है, टोटल गुणसूत्र कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया कि इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े में होते हैं। तो इनमें जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है ये स्त्रियों और पुरुषों में समान होता है। ठीक है। और इसे कहते हैं ऑटोसोम। तो ऑटोसोम के कारण हम इसको ए से डिनोट कर रहे हैं। देखो यहाँ हमने ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, ऑटोसोम। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है ये पुरुषों स्त्रियों में समान ना होकर के भिन्न भिन्न होता है। पुरुषों में इसे XY से और स्त्रियों में इसे XX से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अगर पूरा जो गुणसूत्र का सेट हुआ, यहाँ लिखा है 22AA, 2 बार ए लिखा है, मतलब क्या हुआ? 22 तो जोड़ा हो गया, और ए क्या हुआ? ऑटोसोम के जोड़े हो गए, मतलब टोटल 44A हो गया। कितना हो गया? हम चाहे 44A लिखें या 22AA लिखें, ये 22 जोड़ा ही माना जाएगा। ठीक है। तो पुरुष जो होंगे उनमें गुणसूत्र का समुच्चय क्या होगा? 22AA प्लस XY, और स्त्रियों में 22AA प्लस XX। तो इसको देख के पहचान जाएंगे क्रोमोसोम को, कौन स्त्री का है कौन पुरुष का है। अब यहाँ देखिए, मनुष्य में जितनी भी शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो 2n होती हैं। 2n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या। तो जितने गुणसूत्र होते हैं सारे गुणसूत्र किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। ठीक है। तो इसी को कहते हैं 2n, मतलब जिस कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं उसको कहेंगे 2n, द्विगुणित कोशिका कहेंगे। और जिस कोशिका में 46 गुणसूत्र ना होकर सिर्फ n है, मतलब क्या है? 23 गुणसूत्र है, तो इस कोशिका को कहेंगे अगुणित कोशिका कहेंगे या हैप्लॉइड कहेंगे। अगुणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड सेल। तो अब हमारे शरीर में कौन सी कोशिका हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं डिप्लॉइड हैं, सिर्फ एक कोशिका को छोड़ के, और उसको कहते हैं गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीट, मतलब युग्मक। मनुष्य के शरीर में युग्मक ही हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, मतलब उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। बाकी शरीर की सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, वो कोशिकाएं डिप्लॉइड होती हैं। अब बताओ युग्मक क्या होता है? तो नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। जो पुरुष होते हैं, पुरुष में कौन सा युग्मक बनेगा? नर युग्मक बनेगा, और नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु, यानी स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। बनता कहाँ है? नर जननांग टेस्टिस में, वृषण में। इसी प्रकार से जो स्त्री है उसमें युग्मक क्या है? अंडाणु है, ओवम है। ये कहाँ बनता है? ये अंडाशय में बनता है, जो मादा जननांग है। तो स्पर्म में कितने गुणसूत्र हो गए? 23। कितने हो गए? 23। और ओवम में कितने हो गए? 23। मतलब सारी कोशिकाओं से इनमें गुणसूत्र आधे होते हैं। आधे होने का कारण भी है। कारण ये है कि यही इन दोनों को फिर से मिल जाना है निषेचन द्वारा। निषेचन होगा, दोनों मिलके फिर से 46 बना लेंगे, इसीलिए ये आधे हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखती है। देखो ये एक पुरुष है, ठीक है, और पुरुष में अभी हमने बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम की संख्या होती है पुरुषों में 22 ए प्लस एक्स और वाई। अब इस पुरुष में स्पर्म बन रहा है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को कहेंगे शुक्र जनन। एक बार फिर से बता दें, इनमें गुणसूत्र होते हैं कितने? 46। उनको कैसे डिनोट करेंगे हम? 22 ए प्लस एक्स वाई, ये हो गया 46 गुणसूत्र। मतलब ये 44 हो गए इतने, और 2 46 हो गया। अब इस बंदे में स्पर्म बनेगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, तो गुणसूत्र क्या होंगे? आधे आधे बट जाएंगे। तो इनको बांट दो आधा आधा। देखिए 22 ए, तो इसका क्या हो जाएगा? 22 ए प्लस इन दोनों में से कोई एक, यानी कि या तो एक्स इसके साथ रहेगा या वाई, तो एक हम एक्स कर दिए। अब बाकी बचा 22 ए, और यहाँ एक्स था तो ये वाई आ गया इसके साथ में। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? ऐसे शुक्राणु बन रहे हैं जिसमें एक्स गुणसूत्र है, और ऐसे भी शुक्राणु बन रहे हैं जिनमें वाई गुणसूत्र है। तो जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे यानी कि 50% में एक्स गुणसूत्र होते हैं, और 50% में वाई गुणसूत्र होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। पुरुष में जितने भी शुक्राणु बनेंगे, 50% जो शुक्राणु होंगे उसमें एक्स गुणसूत्र होगा। कौन सा होगा? एक्स गुणसूत्र। और 50% शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फीमेल में। फीमेल में क्या होता है? अंडाणु बनते हैं, ओवम बनता है। अब फीमेल का जो क्रोमोसोम है वो है 22 ए प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम एक्स ही हैं, तो दोनों अगर बंटवारा भी करेंगे तो दोनों कैसे? सेम दिखेंगे, 22 ए प्लस एक्स और 22 ए प्लस एक्स। यानी इसमें जो अंडाणु बनेगा उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का अंडाणु होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होंगे, और स्त्रियों में एक समय में एक अंडाणु ही बनता है। यानी उसका जो अंडाणु बनेगा उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन पुरुषों में शुक्राणु 2 प्रकार के बनते हैं, आधे तो एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं और आधे वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। स्त्रियों में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु ही अंडाणु होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब निर्धारण कैसे होता है, पुरुष या स्त्री बनती कैसे है। चलो समझ लो बहुत ध्यान से। देखो ये है ओवम, अंडाणु है। इसके पास कौन सा क्रोमोसोम है? इसके पास है एक्स क्रोमोसोम। इसके पास है एक्स क्रोमोसोम, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पर शुक्राणु है। देखो शुक्राणु की संरचना कैसे होती है? कुछ पूंछ वाली संरचना होती है ये। तो हम यहाँ 2 बना रहे हैं शुक्राणु, क्योंकि एक शुक्राणु के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे के पास
वाई क्रोमोसोम होता है। देखो यहाँ पर हम ऑटोसोम नहीं दिखा रहे हैं, ये 22A तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो साथ में ही रहेगा। अब देखिए निषेचन हुआ, मतलब ये स्त्री है, इसका अंडाणु है और पुरुष का शुक्राणु है, तो क्या दोनों शुक्राणु जाके अंडाणु से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, एक समय में एक ही शुक्राणु मिलता है। तो अगर वाई क्रोमोसोम वाला जो शुक्राणु है ये अंडाणु से मिल गया, ये मिल गया, अब बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? तब तो इसके पास क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। तो एक्स वाई क्या होता है, पुरुष या स्त्री? ये होता है पुरुष, मतलब मेल, ठीक है। बाई चांस वाई वाला शुक्राणु नहीं मिला, एक्स वाला शुक्राणु मिल गया, किससे? अंडाणु से, तब कॉम्बिनेशन क्या होगा? तब कॉम्बिनेशन होगा एक्स और एक्स का। अब बताओ संतान क्या होगी? संतान होगी स्त्री, यानी कि फीमेल। तो डिपेंड किस पर करता है? पुरुषों के शुक्राणु पर, कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु से जाकर मिल रहा है। फिर से ध्यान देना, कौन सा शुक्राणु अंडाणु से जाकर मिल रहा, क्योंकि अंडाणु के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, इसको चाहिए या तो एक्स या तो वाई। तो अगर एक्स वाला जाएगा, एक्स वाला, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स एक्स हो जाएगा तो लड़की बन जाएगी, और अगर वाई क्रोमोसोम जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लड़का बन जाएगा। यानी लड़की या लड़का बनना डिपेंड करता है पुरुषों के एक्स क्रोमो और वाई क्रोमोसोम पर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, विशेष करके लड़कियों के लिए। देखिए आजकल समाज में अगर किसी भी स्त्री को लड़की पैदा होती है तो सारा दोष लड़कियों को दे देते हैं, महिलाओं को, कि लड़की पैदा हो रही है। गलती किसकी? महिला की गलती होती है। अब इसको, इस चीज़ को समझिए। देखिए पुरुष जो बन रहा है उसको चाहिए वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम प्राप्त होता है किससे? शुक्राणु से प्राप्त होता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? पुरुषों के अंदर। तो जब पुरुष वाई क्रोमोसोम देगा तभी तो लड़का बनेगा। इसमें स्त्रियों की क्या गलती? मतलब पुरुष में ही वाई क्रोमोसोम अगर नहीं है तो लड़का नहीं बन रहा, लेकिन सारी गलती स्त्रियों की हो जाती है। तो स्त्रियों की यहाँ गलती नहीं है, यहाँ गलती किसकी है? पुरुष की, क्योंकि जो लिंग निर्धारण हो रहा है, लड़का जो बन रहा है, पुत्र बन रहा है, वो पुरुषों के वाई क्रोमोसोम से ही होता है। और जब ये वाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो फिर कहाँ से बनेगा? ठीक, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दोष लड़कियों का नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, उनको पुरुष या स्त्री बनाने के लिए पुरुषों के एक्स और वाई क्रोमोसोम की ज़रूरत पड़ती है, जो एक समय में एक ही मिलता है, या तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा। अब आप इस रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। देखिए इस रेखा चित्र में जो अब तक बताया गया वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ये पुरुष है तो इसका कॉम्बिनेशन 22AA प्लस XX होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्त्री है तो इसका 22, यहाँ ये पुरुष है तो XY होगा, स्त्री है तो XX होगा। तो ये जनक हो गए, ये फादर और ये मदर, मतलब पेरेंट। इससे स्पर्म बना शुक्राणु दो प्रकार का, एक शुक्राणु जिसमें एक्स क्रोमोसोम, दूसरा शुक्राणु जिसमें वाई क्रोमोसोम। ये स्त्री है तो स्त्री में एक ही प्रकार का अंडाणु बना। देखो हम दो जगह लिख दिए, लिखते तो एक जगह तो भी सही रहता, दो जगह लिख दिए, बात एक ही है, एक ही प्रकार का अंडाणु बना जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। अब देखिए अगर ये एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो बनने वाली संतान स्त्री होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक्स एक्स का है, ठीक है। और अगर ये वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक्स वाई, तो बनने वाली संतान पुरुष होगा। तो पुरुष होना या ना होना किस पर डिपेंड करता है? इस पेरेंट के, यानी जो फादर है, इसके स्पर्म पर, ठीक है। इसी प्रकार से ये एक्स वाला अगर एक्स से मिलेगा तो यहाँ एक्स एक्स लड़की हो जाएगी, और ये वाई अगर इस एक्स से मिलेगा तो यहाँ पर लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की यानी जो लिंग या वृषण है या ओवरी है, इसका बनना लिंग गुणसूत्रों पर ही डिपेंड करता है, और लिंग गुणसूत्र पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स
होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण हो जाता है। क्या बनना है, कैसे बनना है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो पुत्र बन रहा है या मेल बन रहा है, मेल का बनना वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है और वाई क्रोमोसोम पुरुषों के पास होता है। इसलिए अगर किसी के घर में सिर्फ पुत्रियां ही पैदा हो रही हैं तो इसमें उस माता का कोई दोष नहीं है, दोष है तो पिता का, क्योंकि पिता के पास ही पुत्र का क्रोमोसोम होता है। तो दोष किसका माना जाएगा, पिता का माना जाएगा। ये गलतफहमी लोग अपने दिमाग से निकाल दें। इसी वजह से दंपति में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब देखिए, अगर आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो अब तक हमने बताई है ये लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। धन्यवाद।